कैसे है दोस्तों कोका कोला दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले ब्रांड्स में से एक है। कंपनी हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करने और एन आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट सिटीजन होने का दावा करती है। फिर भी दुनिया भर में कोका कोला के कारनामे एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, कोका कोला हर साल अपने एड्स पर अरबों रुपए खर्च करता है, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि वह अपना प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश कर रहा हो। वे आपको एक विचार, एक खुशी, यादें बेचते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यह कोई परेशान करने वाली चीज तो नहीं है। कोका कोला कंपनी पर कई गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने बीमारी फैलाई, सूखा, एक्सप्लॉयटेशन और भी बहुत अधिक बुरे आरोप हैं। तो दोस्तों, कमर कस लो, हम कोक के 3 अलग अलग सेंचुरीज की इनक्रेडिबल हिस्ट्री की जर्नी पर जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोका कोला दुनिया में सबसे बड़े ब्रांडों में से एक बना और किस कीमत पर बना। क्योंकि एक बात पक्की है कि आप लोगों को सच बताकर चीनी वाला पानी बेचने का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। 1880 के दशक में डॉक्टरों के खिलाफ माहौल बना हुआ था, तो लोगों ने बीमारी ठीक करने के लिए होम रेमेडीज का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब इस अपॉर्चुनिटी को देखकर बहुत से बदमाश व्यापारियों ने इन औषधि और काढ़ों को बनाना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि इनमें बहुत से मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन सच तो यह था कि वे अधिकतर विभिन्न प्रकार के खतरनाक और इनइफेक्टिव केमिकल्स के मिक्सचर थे, जिन पर उस वक्त कोई रूल्स और रेगुलेशंस लागू नहीं थे, जो इन मिक्सचर्स द्वारा क्लेम किए जाने वाले हेल्दी बेनिफिट्स के दावों को एग्जामिन करते। लेकिन यह बिजनेस बहुत बूम करने लगा। ऐसा ही एक लोकप्रिय मिक्सचर था जिसको विन मरियानी कहा जाता था, जिसमें वाइन और कोकीन का मिश्रण होता था। और यह माना जाता है कि जब तक आप इसके रोज 3 ग्लास पीते हैं, तब तक आपको लगभग कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। और एक व्यक्ति जो इस ड्रिंक को बहुत पसंद करता था, उसका नाम था जॉन पिम्बर्टन, जो एक वॉर वेटरन था और जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। डॉक्टरों ने वास्तव में सोचा था कि वह मरने वाला है और उसको बचाने की कोशिश करने के लिए उसे मॉर्फिन की खुराक दी गई, जिससे उसके अंतिम घंटों के दर्द को दबाया जा सके। लेकिन जॉन किसी तरह बच गया, लेकिन उसे मॉर्फिन की गंभीर लत लग गई। और यही कारण था कि जब उसने विन मरियानी की खोज की तो उसे इस ड्रिंक की भी लत लग गई। उसने सोचा कि इससे उसे मॉर्फिन की लत से उबरने में मदद मिल रही है और निश्चित रूप से इसे पीने के बाद उसे वास्तव में बेहतर महसूस हुआ करता था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि यह कोई मेडिसिन थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इसमें शराब और कोकीन थी। चूंकि अब पिम्बर्टन को यह ड्रिंक बहुत पसंद था और वह खुद भी एक केमिस्ट था, इसलिए उसने इस मिक्सचर को बनाने का फैसला किया। और जॉन ने 1884 में फ्रेंच वाइन कोका लॉन्च किया, जो मूल रूप से एक कॉपी था जिसमें विन मरियानी के मिक्सचर में कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाया गया था। और किसे पता था कि यह नॉक ऑफ ड्रिंक जल्दी कोका कोला बन जाएगा। लोग जॉन की ड्रिंक से बहुत खुश थे और अब जॉन को वास्तव में अपने ड्रिंक पर विश्वास हो गया था। हालांकि जॉन का समय बहुत खराब था। ठीक 1 साल बाद शराबबंदी लागू हो गई और अमेरिका के कई राज्यों ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। पिम्बर्टन को अब अपनी ड्रिंक से वाइन निकालनी पड़ी और उसकी जगह कार्बोनेटेड पानी डालना पड़ा। लेकिन इससे ड्रिंक का स्वाद बहुत कड़वा हो गया था, इसलिए उसने इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें भारी मात्रा में चीनी मिला दी। अब जब वाइन हटा दी गई तो वह फ्रेंच वाइन कोका बेचने का काम जारी रख सकता था। लेकिन अब उन्हें एक नए नाम की जरूरत थी। तो सौभाग्य से पिम्बर्टन के मुनीम फ्रैंक रॉबिन्सन एक बढ़िया नाम लेकर आया, कोका कोला। लेकिन कंपनी ने बाद में दावा किया कि इस नाम का कोई मतलब नहीं है और यह सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नाम है। लेकिन यह सच नहीं है। कोका कोला नाम ड्रिंक के 2 मेन इंग्रेडिएंट के नाम पर पड़ा, जो होते हैं द कोलोन, जिसमें कैफीन होता है, और द कोका लीफ, जिसमें कोकीन होती है। आज तक कोका कोला इस बात से इनकार करता है कि उनके फॉर्मूले में कभी कोकीन भी थी। इस फैक्ट के बावजूद कि यह बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है कि इसमें कोका लीव्स, जिसमें कोकीन होती है, उसका यूज किया गया। एट लास्ट 1929 तक
वे पूरी एक्टिव कोकीन को ड्रिंक से हटाने का एक रास्ता खोज लेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कोकीन कोई मैजिकल मेडिसिन नहीं है जैसा वे लोग पहले सोचते थे। लेकिन 1880 के दशक में ड्रिंक में कोकीन के बारे में किसी को भी कोई चिंता नहीं थी। तो अब जबकि ड्रिंक में से शराब हटा दी गई है तो कोका कोला की बिक्री जारी रही। लेकिन एकमात्र समस्या ये रही कि बहुत से लोग इसे पहले की तरह खरीद नहीं रहे थे। पेम्बरटन अभी भी लोगों को ड्रिंक के मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में बता कर बेचने की कोशिश कर रहा था। कोका कोला के शुरुआती विज्ञापनों ने इसे एक हार्मलेस वंडरफुल ब्रेन टॉनिक के रूप में डिस्क्राइब किया जो सर दर्द और पेट खराब होने पर राहत देता था। लेकिन बिक्री धीमी थी क्योंकि बाकी दवाओं के मिक्सचर भी कस्टमर्स को यही बेनिफिट दे रहे थे और इसी वजह से कोक औरों से अलग नहीं दिख पा रही थी। इस बीच पेम्बरटन लगातार बीमार रहने लगा। उसका दर्द बिगड़ता जा रहा था और उसकी लत भी बढ़ती जा रही थी और 1888 तक जॉन पेम्बरटन की डेथ हो गई। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ड्रिंक जल्द ही पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक बन जाएगी। पेम्बरटन ने अपनी मौत से ठीक पहले कंपनी को $2300 में एक एम्बिशियस मेहनतकश आदमी को बेच दिया जिसका नाम था एसा कैंडलर। इसके बाद एसा कैंडलर ने अन्य लोगों के कंपनी के शेयर्स को भी खरीदना शुरू कर दिया ताकि वह कंपनी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रख सके। बाद में जांच से पता चला कि कैंडलर ने वास्तव में वे सभी शेयर नहीं खरीदे थे क्योंकि कुछ दस्तावेजों में जाली सिग्नेचर थे। हम शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था क्योंकि कैंडलर के पास शुरुआती कंपनी रिकॉर्ड थे जो जल गए। सबसे अधिक संभावना है कि कैंडलर ने अपने काले कारनामे छुपाने के लिए उन्हें जलवाया होगा, लेकिन यह सब अब इररेलेवेंट था क्योंकि 1890 के दशक तक आशा कैंडलर ने कोका कोला को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन शुरुआत में ड्रिंक वास्तव में उतना फेमस नहीं था, इसलिए कैंडलर ने कोक के ब्रांडेड बैनरों, बिलबोर्डों और तख्तियों से शेयर को भरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने खेत खलिहानों और हर उस चीज पर कोक के लोगों को वहां चिपका दिया जहां पर पॉसिबल था, जिससे कि लोग जहां भी जाते उन्हें कोक का लोगो दिखाई देने लगा। इसके बाद कोक ने ग्रेट मार्केटिंग करते हुए अपने एरिया में हर फार्मेसी से संपर्क किया ताकि वे उनके टॉप कस्टमर्स की लिस्ट ले सकें और उन्हें कोका कोला के फ्री कूपन भेजे। लॉजिक ये था कि लोगों को फ्री ट्रायल देने से वे जीवन भर के लिए कस्टमर बन जाएंगे क्योंकि ड्रिंक में कई नशीले केमिकल्स मौजूद थे। हालांकि यह जल्दी स्पष्ट हो गया कि कोका कोला को एक दवा के रूप में मार्केट करना गलत स्ट्रेटेजी थी क्योंकि केवल बीमार लोगों के लिए मार्केट करने की बजाय वे इसे सभी के लिए मार्केट कर सकते थे, बस इसे एक टेस्टी रिलैक्सिंग ड्रिंक के तौर पर पोजीशन करके जिसका हर कोई आनंद ले सकता है। इससे कोका कोला को पेटेंट मेडिसिनल इंडस्ट्री से अलग करने का भी बेनिफिट हुआ क्योंकि अगर कभी उन्हें जांच का सामना करना पड़ता तो लोगों को उनके अधिकांश दावों का पूरी तरीके से झूठ होने का पता लग जाता। अब कोका कोला की यह नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत सक्सेसफुल रही। जैसे जैसे बिक्री तेजी से बढ़ने लगी, कैंडलर ने विज्ञापन में अधिक से अधिक पैसा दोबारा इन्वेस्ट किया और यहाँ तक कि ड्रिंक का प्रचार करने के लिए फिल्म स्टार्स, एथलीट्स को पैसा देना भी शुरू कर दिया। कोक की अधिकांश सफलता लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिव होलसम इमेज बनाने में कामयाब रही और ड्रिंक को रिकमेंड करने के लिए लोकप्रिय मशहूर हस्तियों को पेमेंट करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के मन में कोका कोला और क्रिसमस की खुशी के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए उन्होंने क्रिसमस पर अपने विज्ञापनों में हमेशा कोक पकड़े सेंटा क्लॉज को जोर शोर से फीचर करना भी शुरू कर दिया। बेशक प्रेजेंट टाइम में इस मार्केटिंग में कुछ भी स्पेशल नजर नहीं आता, लेकिन पुराने समय में यह बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी साबित हुई। लेकिन उस समय कोका कोला ने कई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की शुरुआत की जो जल्द ही बाद में कॉमन हो गई। एग्जाम्पल के लिए इन दिनों सेक्स शायद एक अलग तरह के विज्ञापन से बिकता है, लेकिन बहुत कम मेन स्ट्रीम कंपनियों ने इसका उतना फायदा उठाया जितना कोक ने कोका कोला गर्ल्स और अट्रैक्टिव वुमेन जिनके हाथ में हमेशा कोक रहता था उनसे उठाया। कोक ने सुपरमार्केट में कार ट्रैफिक और मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए एक अलग टीम भी बनाई ताकि वे अपने विज्ञापन लगाने के लिए सबसे इफेक्टिव प्लेसेस का पता कर सकें। इसके बाद जैसे ही रेडियो से लेकर टीवी तक की नई टेक्निक का इंट्रोडक्शन हुआ तो कोक ने इन नए मीडियम्स पर भी विज्ञापन में पैसा लगाने की तैयारी कर ली थी ताकि हर जगह हर किसी को सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट दिखे। हालांकि शुरुआत में
कोक ज्यादातर सोडा फाउंटेन्स में बेचा जाता था। इससे कोक को भारी मात्रा में पैसा बचाने में मदद मिलती थी, क्योंकि उन्हें तो बस कोक का कंसंट्रेट सिरप बांटना था और फिर जो भी इसे बेच रहा था उसके द्वारा इसे कार्बोनेटेड पानी के साथ मिलाकर बेचा जाता था। इसलिए कोक के लिए शिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत बहुत कम होती थी। लेकिन फिर एक दिन बेंजामिन और जोसेफ नाम के दो वकील एक आइडिया लेकर कैंडलर के पास आए कि क्यों ना इसे बोतल में भरकर बेचा जाए। कैंडलर ने सोचा कि यह सचमुच एक बहुत ही डम आइडिया है, क्योंकि इसे बोतल बंद करना बहुत महंगा और कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन बेंजामिन और जोसेफ ने कहा कि वे सारी लागत उठाएंगे और खुद ही जोखिम भी उठाएंगे। इसलिए कैंडलर सहमत हो गया और उन्हें कोका कोला की फुल बॉटलिंग राइट देने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए, और वो भी केवल $1 की नॉमिनल फी पर। कैंडलर को लगा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी सिनेरियो में अगर ये बोतल बंद पानी का आइडिया बहुत अच्छा चला तो वह बहुत अधिक कोक सिरप बेचेगा। बेशक, जैसा कि हम सब जानते हैं, बोतल बंद कोक एक ग्रैंड सक्सेस थी और ग्राहकों को बोतल बंद कोक पसंद आ रहा था। तो सबसे पहले यह कैंडलर के लिए भी बहुत अच्छा था। अब बॉटलर उससे ढेर सारी कोक सिरप खरीद रहे थे और उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, क्योंकि कैंडलर को विश्वास नहीं था कि कोक को बोतल बंद करने का काम इतना अच्छा चलेगा। जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने साइन किया था उस पर उसने उस वक्त लगभग कोई विचार नहीं किया था, इसलिए सौदे पर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं थी, और यदि कोक सिरप की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्ट में कीमत बदलने का कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब यह है कि कैंडलर ने बॉटलर्स को उसी कम कीमत पर कोक सिरप की सप्लाई करने का कभी ना खत्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कच्चे माल की कीमत कितनी बढ़ गई है। इससे कोक और उसके बॉटलर्स के बीच अगले कई साल तक मुकदमे चलने वाले थे। अगले कुछ दशकों में कोका कोला कंपनी को उन कुछ राइट्स को वापस खरीदने के लिए अनगिनत लाखों डॉलर का खर्च करना होगा, जिन्हें कैंडलर ने केवल बस $1 में बेच दिया था। लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत में कैंडलर के लिए यह कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि कोका कोला की बिक्री पहले से कहीं अधिक थी और हर साल बढ़ रही थी। बेशक यह वास्तव में प्रोडक्ट के कारण नहीं था। अब मार्केट में वहां अनगिनत सेम टाइम की ड्रिंक्स अवेलेबल थी, और आप याद करो कि कोका कोला वैसे भी एक अदर ड्रिंक की ही कॉपी वर्जन था। कोक के फास्ट ग्रोथ का कारण तो उसकी अच्छी मार्केटिंग थी। हर साल कोका कोला विज्ञापन पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करता जा रहा था और हर साल कोका कोला की बिक्री बढ़ती जा रही थी। हालांकि कोका कोला की सभी सफलताओं में से यह सबसे बड़ी सफलता एक बहुत ही सरप्राइजिंग सोर्स से आने वाली थी। एक बार जब वर्ल्ड वॉर II शुरू हो गया तो यह घोषणा की गई कि चीनी की राशनिंग की जाएगी। हालांकि कोका कोला ने बेतुका दावा किया कि उन्हें चीनी की राशनिंग से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि कोक एक आवश्यक वॉर टाइम प्रोडक्ट था। और इससे भी अधिक बेतुकी बात यह थी कि सरकार इस पर सहमत भी हो गई। इसका मुख्य कारण यह था कि कोका कोला ने सरकार की पैरवी पर भारी मात्रा में पैसा खर्च किया था। कोक ने सरकार को कोक के लाभों के बारे में समझने और समझाने के लिए अनगिनत स्टडीज को फंड किया, और उन्होंने दावा किया कि कोक सैनिकों का मनोबल बनाए रखेगा और उन्हें ऊर्जा प्रदान करेगा। एट लास्ट अमेरिकी सरकार राशनिंग बोर्ड में कोका कोला के एक आदमी को नियुक्त करने पर सहमत हो गई, जिसने फिर कोका कोला को चीनी की राशनिंग में छूट दी, जबकि हर दूसरी कंपनी को युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की कम मात्रा मिल रही थी। लेकिन कोका कोला यहीं नहीं रुका। कोक के प्रेसिडेंट ने सार्वजनिक रूप से वादा किया कि हम देखेंगे कि वर्दी में हर आदमी को कोका कोला की एक बोतल सिर्फ 5 सेंट में मिले, चाहे वह कहीं भी हो और हमारी कंपनी की जो भी कीमत हो। अब इस कम कीमत पर बेचने से कोका कोला को प्रत्येक ड्रिंक पर पैसे का नुकसान होगा, लेकिन यह बिल्कुल गजब का डिसीजन था। सबसे पहले जनता और विशेषकर सैनिकों की नजर में इसे कोक और वार एफर्ट्स के बीच एक अच्छा कनेक्शन दिखाया और कोक को भारी मात्रा में पब्लिक सपोर्ट और गुडविल हासिल करने में मदद मिली। लाखों अमेरिकियों के मन में कोक और देशभक्ति एक दूसरे से जुड़ गए। कोक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए नए वॉर टाइम विज्ञापन चलाए, जिसमें सैनिकों को कोक की बोतल पकड़े हुए दिखाया गया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं,
पर्दे के पीछे कोक ने सरकार के साथ सरकारी इन्वेस्टमेंट पाने का सौदा किया, उन्हें विदेशों में कोका कोला बोतल के बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने में मदद करने के लिए। उन्होंने दावा किया कि इससे अमेरिकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और सैनिकों का मनोबल भी बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में इसका मतलब यह है कि सरकार टैक्स पेयर के मनी को कोक के इंटरनेशनल एक्सपेंशन को फंड करने में यूज कर रही थी। युद्ध के दौरान दुनिया भर में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर 64 कोक के बॉटलिंग प्लांट सेटअप किए गए और ज्यादातर सरकार द्वारा फंडेड थे। कोक अब सैनिकों के लिए हर जगह अवेलेबल थी, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ ड्रिंक को साझा करना शुरू कर दिया, जिससे कोक को और भी नए देशों में एक्सपेंशन में मदद मिली। युद्ध के नरक के दौरान कोक द्वारा उन्हें घर जैसा स्वाद देने के लिए सैनिक बहुत आभारी थे, जिससे वे कोक के सबसे बड़े समर्थक बन गए। अमेरिकी सेना मेनली कोका कोला सेल्स फोर्स बन गई। जहां भी वो गए, नए लोगों को कोक से परिचित कराया। तो युद्ध का अधिकांश कंपनियों और लोगों पर विनाशकारी परिणाम हो या ना हो, कोका कोला पूरी दुनिया में पहले से कहीं अधिक तेजी से एक्सपेंड कर रहा था। आज की तारीख में दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जो कोक नहीं बेचते, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। और युद्ध के दौरान कोक द्वारा किए गए सौदे कोक की पूरी दुनिया में रैपिड ग्लोबल ग्रोथ के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। लेकिन अब इस आइडिया के साथ बस एक छोटी सी समस्या है। अमेरिका में अपने को देशभक्त के तौर पर पेश करने वाली कोक कंपनी युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी को भी कोक की सप्लाई कर रही थी। जी हाँ, अमेरिका में रहते हुए कोक सैनिकों को समर्थन करने के बारे में उपदेश दे रही थी और इधर जर्मनी में वे अलग होने की कोशिश में व्यस्त थे। जर्मनी में कोक अपने को किसी भी अमेरिकी चीज से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अक्सर स्वास्थ्य के लोगों के साथ कोक का लोगो दिखाते थे। कोक को हिटलर की रैलियों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और नाजी एजुकेशनल पॉम्पलेट्स पर भी एडवर्टाइज किया गया था। कोका कोला लिटरली दोनों साइड से खेल रहा था। आखिरकार जर्मनी भी उसके लिए एक बड़ा बाजार था। हालांकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें जर्मनी के लिए कई सामान की सप्लाई में भी कटौती हुई। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इसका मतलब ये था कि वे उनके प्रोडक्ट वहां पर बेच नहीं सकते। लेकिन जर्मनी में कोक के सबसे बड़े बॉटलिंग ऑपरेशन के हेड माइक किफ नाम के एक व्यक्ति के मन में इन रिस्ट्रिक्शंस को काउंटर करने का विचार आया। उन्होंने लोकल केमिस्ट से एक नया ड्रिंक बनवाया जो कोक के ही समान था, लेकिन कोक सिरप, जिसे अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था, उससे बनाए जाने की बजाय इसे अन्य खाने के बचे हुए स्क्रैप से बनाया गया था, जैसे एप्पल फाइबर। इस नए ड्रिंक को बाद में फेंटा नाम दिया गया। युद्ध के दौरान चूंकि बहुत सारे अन्य ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया गया था, फेंटा नाजी जर्मनी में एक बहुत बड़ी हिट बन गई। यहाँ तक कि कुछ सोर्सेज यह भी दावा करते हैं कि किफ ने इसके प्रोडक्शन के लिए नाजी कंसंट्रेशन कैंप से फोर्स लेबर का भी यूज किया था। लेकिन हम तो बस ये जानते हैं कि युद्ध के अंत में इस नए फेंटा ड्रिंक का मुनाफा कोका कोला मुख्यालय में वापस चला गया और माइक किफ को कोका कोला में प्रमोशन मिल गया। अब 1955 तक कोका कोला दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में फेंटा बेच रहा था। ऑफ कोर्स अपनी हिस्ट्री की तरह कोक ने वास्तव में जो किया उसे खुद को दूर रखने की कोशिश की। कोक आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट उनके ड्रिंक का सीक्रेट फार्मूला है, जिसे एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखा जाता है। लेकिन फार्मूला इतना भी सीक्रेटिव नहीं है, यह विकिपीडिया पर उपलब्ध है। ऑफ कोर्स कोका कोला की सफलता का उसके फार्मूला से बहुत कम लेना देना है। आप एक क्लोन प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। आइए देखें क्यों। एक दिन एक नए स्कूल की टीचर ने प्रिंसिपल को सुझाव दिया कि उनके पास स्कूल की वेंडिंग मशीनों के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ फलों का जूस। लेकिन जब उसे बताया गया कि यह संभव नहीं होगा, तो वह डर गई, क्योंकि स्कूल का कोका कोला के साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था। कोक ने स्कूल को हर साल $3000 या प्रति छात्र लगभग $1 का भुगतान किया, यह निर्देशित करने के लिए कि स्कूल में कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाएगा। इससे पता चलता है कि कोक की पालने से कब्र की स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में अनगिनत स्कूलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। बेसिकली किसी को भी पूरी जिंदगी के लिए कोक का कस्टमर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें बचपन से ही कोक पिलाई जाए। कोक के एक मार्केटिंग चीफ ने बताया कि उन्हें कम उम्र में ही कोक पिलाकर जीवन भर के लिए कोक का ग्राहक बनाना आसान है, बजाय बाद में बड़ी उम्र में उन्हें कोक में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्कूल अपने बच्चों को अधिक कोका कोला पिलाकर
एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते थे। और चूंकि कई स्कूल अंडर फंडेड थे और उन्हें पैसे की जरूरत थी, यह उन कई तरीकों में से एक था जिससे कोक बच्चों के लिए विज्ञापन संबंधी नियमों को दरकिनार करने में कामयाब रहा। दूसरा तरीका यह है कि कोक ने बार्बी डॉल, खेलने वाली कार, बोर्ड गेम, डिलीवरी ट्रक सहित अनगिनत कलेक्टर आइटम्स और अन्य खिलौनों का प्रोडक्शन किया जिनके बारे में उनका दावा था कि वे अडल्ट्स के लिए हैं। फिर ऑफ कोर्स यह सभी क्रिसमस विज्ञापन थे। बच्चों के दिमाग में जानबूझकर सेंटा और कोका कोला को एक साथ डाला जा रहा था। 1982 में कोक ने कोलंबिया पिक्चर्स को भी खरीद लिया ताकि वे आसानी से उनकी फिल्मों में अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकें। हालांकि बाद में उन्होंने फिल्म स्टूडियो बेच दिया और कोक प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए दूसरी कंपनीज को ही यूज करने का फैसला किया। इससे उन्हें बच्चों को टारगेट करने संबंधी रूल से बचने की अनुमति मिलती है और यह आइडिया काम कर गया। रिसर्चर्स ने दिखाया कि बच्चों के लिए भी कोक दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ब्रांडों में से एक है। लेकिन 80 के दशक में कोक के लिए एक समस्या उभर रही थी। कोक से स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने का अधिक से अधिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा था और लोगों को हमेशा यह चिंता रहती थी कि कोक आपके दांतों को सड़ा देगा। लेकिन नया डेटा मोटापे, डायबिटीज और बहुत सारी दूसरी बीमारियों के कोक के गंभीर प्रभावों को दिखा रहा था। एग्जाम्पल के लिए बच्चों के एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा शुगरी कोल्ड ड्रिंक पीने से उनका वजन बढ़ने की संभावना 60% बढ़ जाती है। दूसरे ने दिखाया कि यदि बेबीज को चीनी के हाई इंटेक से एक्सपोज कराया जाता है तो वे बाकी जिंदगी के लिए चीनी पर निर्भर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक ऐसे ब्रांड के लिए जो कि अपनी होलसम इमेज बना रहा था, यह स्टडीज उसके लिए एक झटका थी। अब पर्दे के पीछे को कोल्ड ड्रिंक और मोटापे और डायबिटीज के बीच संबंध पर संदेह को बढ़ावा देने वाली स्टडीज को रोकने या उल्टा नतीजा देने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च कर रहा था। आश्चर्य की बात नहीं, कोक द्वारा फंडेड स्टडीज में आमतौर पर दावा किया गया कि कोक कोई हेल्थ इश्यूज का कारण नहीं बन रहा था। हालांकि उन्होंने आसानी से यह उल्लेख नहीं किया कि उन अध्ययनों को किसने फंडेड किया था। कोक ने शुगर टैक्सेस को कम करने और डाइटरी गाइडलाइंस को कमजोर करने के लिए स्टेट ऑफिशियल्स पर भी करोड़ों डॉलर का खर्च किया। कुछ बड़े राजनेताओं को अपने पक्ष में रखने और कोक को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कोक ने उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स पर भी लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए। ग्रेट एथलेटिक परफॉर्मेंस और कोक के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए भी कोक ने एथलीट्स और मेजर गेम इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में अरबों डॉलर खर्च करना जारी रखा। अब अपने रिस्क को कम करने के लिए कोक ने अदर बिजनेसेस में भी हाथ डालना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए बॉटल्ड वाटर, और कोक ने लॉन्च किया एक बोतलबंद पानी का ब्रांड जिसे कहा जाता है डिसानी। हालांकि जब इसे यूके में लॉन्च किया गया तो इसका तुरंत उल्टा असर हुआ, क्योंकि लोगों को ये बहुत जल्दी पता चल गया कि यह महंगा बोतलबंद पानी बेसिकली एक लोकल नल से आया था। अब कोक ने अपना बचाव करने की कोशिश करी कि वे किस प्रकार के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से पानी को प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इससे चीजें और भी बदतर हो गई, क्योंकि यह पता चला कि उन्होंने गलती से एक खराब मिनरल्स का बैच पानी में मिलाया था जिसने पानी को पॉल्यूट कर दिया था। एज ए रिजल्ट 5 लाख से अधिक बोतलों को दुकानों से वापस लेना पड़ा। साल 1999 में बेल्जियम में भी कोका कोला पीने के बाद बहुत सारे बच्चे बीमार होने लगे, जिससे सभी कोक प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना पड़ा था। फ्रांस में भी खराब कोक से 100 से अधिक लोगों के बीमार होने की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद फ्रांस में भी कोक के प्रोडक्ट्स पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया गया था। लेकिन कंपनी इनमें से किसी भी इश्यू पर सफाई या रिएक्शन देने में बहुत धीमी थी और लोगों ने कोक पर इश्यूज और प्रॉब्लम्स को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। तब भारत में भी कोक पर आरोप लगा था कि उसने ग्राउंड वाटर को वेस्ट वाटर से कॉन्टेमिनेट किया है। कोक ने वास्तव में स्वीकार किया कि उसके पास वेस्ट वाटर का इशू है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे। हालांकि बाद में इंडिपेंडेंट टेस्ट में भी इंडियन कोका कोला प्लांट्स में प्रोड्यूस हुए टॉक्सिक स्लज के निशान पाए गए, जिसने कथित तौर पर जमीन को बंजर बना दिया और इस कॉन्टेमिनेटेड पानी को पीने वाले जानवर मर गए। इन सब चीजों ने स्थानीय किसानों की जिंदगी को नष्ट कर दिया। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भी घोषणा की कि उसने कोक और पेप्सी दोनों में ही पेस्टिसाइड्स पाया है, जिनका लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और इम्यूनिटी की गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। लोकल गांव की एक महिला ने रिपोर्टर्स को बताया कि इस कंपनी के आने से पहले हमारा जीवन आरामदायक और सुंदर था। कंपनी आने के बाद 6 महीने में ही पानी का स्वाद बदल गया। दूसरे ने कहा कि
जब हम नहाते हैं तो हमारा सर चकराता है और दर्द होता है और हम सब बस खुजाते ही रहते हैं। इन सब इश्यूज से कोक का एनवायरमेंटल रिकॉर्ड लगातार खराब होता गया। आप देखिए, कंपनी कई सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बॉटलिंग प्लांट भी चलाती है और अधिकारियों ने वाटर लेवल के गिरावट के लिए कोक को दोषी ठहराया है। यह समस्या मैक्सिको के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से खराब थी, क्योंकि 2000 और 2006 के बीच मैक्सिको का राष्ट्रपति वह व्यक्ति था जो पहले कोका कोला का मैक्सिको का हेड रह चुका था, और उसने प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद अपनी पूर्व कंपनी को फेवरेबल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। और अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसने कोका कोला को 27 वाटर कंसेशंस दिए, जिसका कई लोग दावा करते हैं कि कोक को इसकी परमिशन मिल गई थी कि वह पानी को प्रदूषित करे और यहाँ तक कि लोकल लोगों के पानी की भी चोरी करे। एक लोकल सिटीजन ने दावा किया कि यहाँ बहुत पानी हुआ करता था, लेकिन अब तो पानी की कमी हो गई है। वे कुछ भी भुगतान नहीं करते हैं और वे बस हमारा पानी छीन रहे हैं। इस प्रेसिडेंट के दौरान कोक की बिक्री में 50% की ग्रोथ हुई और कोक मैक्सिको का सबसे पॉपुलर ड्रिंक बन गया। आलोचकों का दावा है कि यह इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरह राजनेताओं के साथ शेडी डील्स करके कोक को फायदा हो रहा था। हालांकि जैसे जैसे 90 का दशक आया, कोक को और अधिक नेगेटिव पब्लिसिटी का सामना करना पड़ा। एग्जाम्पल के लिए, मैक्सिको सिटी में एक दुकानदार ने कहा कि उसे बताया गया कि उसकी कोक की डिलीवरी बंद हो जाएगी जब तक कि वह अपने स्टोर से दूसरे कोला ब्रांड्स को हटा नहीं देता। इस बीच ब्राज़ील में कोक ने एक नई प्रकार की वेंडिंग मशीन पेश की, जिससे कोक की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी और यह इस बात पर निर्भर करता था कि बाहर कितनी गर्मी थी। इसके अलावा कोक अपनी बिक्री के आंकड़ों को और बढ़ाने और निवेशकों को धोखा देने के लिए चैनल स्टफिंग में लगा हुआ था, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आवश्यकता से अधिक कोक सिरप खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, ताकि सालाना क्वार्टर्स के अंत में कोक के मुनाफे को वास्तव से अधिक दिखाया जा सके। हालांकि कोक के खिलाफ रिएक्शंस तब अपने चरम पर पहुंच गए जब 2003 में एक अभियान शुरू हुआ, जिसे स्टॉप कोक किलर कहा जाता है। इसमें दावा किया गया कि कोका कोला कंपनी कई यूनियन मेंबर्स की हत्या के लिए जिम्मेदार थी, जो कोलंबिया में कोक बॉटलिंग प्लांट्स में काम करते थे। अब कोक ने इस बात का खंडन किया और वास्तव में क्या हुआ एग्जैक्टली पता नहीं चल सका, लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है कि 1989 के बाद से अनगिनत यूनियन वर्कर्स जो कोलंबिया में कोका कोला बॉटलिंग प्लांट्स में काम करते थे, उनमें से कई लोगों की हत्या कर दी गई थी और कई अन्य लोगों को जान से मारने की धमकियां मिली थीं। साल 2001 में इंटरनेशनल लेबर राइट्स फंड ने कोका कोला के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा था कि बॉटलर्स ने यूनियन ऑफिशियल्स को खुलेआम डराने, धमकाने, यातना देने और अपहरण करने और यहाँ तक कि हत्या करने के लिए किलर गैंग्स को हायर किया था। कुछ साल बाद एक और मुकदमा दायर किया गया, जिसमें ग्वाटेमाला के लेबर्स का आरोप था कि वे और उनके परिवार जो कोक बॉटलिंग प्लांट्स में हैं, उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ा जब लेबर्स द्वारा यूनियनों में शामिल होने का फैसला किया जाने लगा, क्योंकि कुछ कर्मचारी 15 घंटे की शिफ्ट के लिए प्रतिदिन केवल $15 ही कमा पा रहे थे। हालांकि फिर भी यूनियन नेताओं और उनके परिवारों के सदस्य के अपहरण, यातना और हत्या के आरोप कोक पर दोबारा लगे। अब कोका कोला ने तर्क दिया कि ग्वाटेमाला प्लांट इंडिपेंडेंट है और कोक के पास इन इंसिडेंट्स की कोई भी जानकारी नहीं है। अब भगवान जाने कि अब कोक वास्तव में यह सच कह रहा था। हम नहीं जानते कि क्या वास्तव में उनकी मिली भगत थी, या उन्हें इस हिंसा के बारे में पता था, या फिर उन्हें इसका इनडायरेक्टली कोई फायदा हुआ था। लेकिन कुछ भी हो, इन हमलों और धमकियों से यूनियंस नष्ट हो गई और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में कोक को मौत का पानी कहा जाने लगा। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि आप जितना गहराई से कोक के अतीत को देखते हैं, उतना ही अधिक उसकी होलसम इमेज नष्ट होने लगती है। यदि आप ऐसी किसी विशाल कंपनी को देखते हैं जिसका एक लंबा इतिहास रहा हो, आपको उसके अतीत में बहुत से काले कारनामे मिलेंगे और यह बताता है कि बिजनेस इज ब्रूटल। और यह सब सिर्फ कोक पर ही लागू नहीं होता, उसके कॉम्पिटिटर्स पर भी लागू होता है। कहते हैं ना,
ऐसे ही कोई ऊपर नहीं चढ़ जाता गालिब, अनगिनत लाशों पर से गुजरना होता है। और यही बात कोक और उस जैसी बड़ी कंपनीज पर भी लागू होती है। कोका कोला कंपनी को पेप्सी के बिजनेस को खरीदने का ऑफर कई बार आया, जिसमें 1933 में केवल $50,000 का ऑफर था, लेकिन कोक ने इसे ठुकरा दिया। इसके बजाय कोक ने पेप्सी पर मुकदमा करने की कोशिश की। पेप्सी ने अपने विज्ञापनों में कोला शब्द का उपयोग किया है, यह दावा करते हुए कि वे कोका कोला के नाम को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा असर तब हुआ जब पेप्सी ने काउंटर किया कि कोक अपनी मोनोपोली बनाने के लिए एंटी कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि कोला एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। चूंकि कोक ने पेप्सी खरीदने का मौका गंवा दिया था और कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोक पेप्सी के साथ चलने वाले एक लंबी मार्केटिंग लड़ाई में फंस गई। एक समय पर कोक और पेप्सी दोनों ने एक दूसरे को नीचा करने के लिए अपनी कीमतों में कटौती करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि इससे उन दोनों का ही नुकसान हो रहा है। इसके बाद उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे कोई सीक्रेट डील की या नहीं की, इसका पता नहीं, लेकिन जल्दी दोनों ने अपनी एमआरपीज को वापस पुराने जैसा कर दिया और इसके बजाय विज्ञापन पर कंपटीशन करने की कोशिश करने लगे। 1975 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज लॉन्च किया, जहां उन्होंने लोगों को 2 सफ़ेद कप दिए, एक में पेप्सी और एक में कोका कोला। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि कौन से कप में क्या था, और उन दोनों का स्वाद चखने के लिए कहा गया ताकि पता चल सके कि उन्हें क्या पसंद है। इस टेस्ट के रिजल्ट से पता चला कि पेप्सी को थोड़े अधिक लोगों द्वारा पसंद किया गया, और इसलिए पेप्सी ने अपने सभी एड्स में इस स्टेटमेंट का यूज़ करना शुरू कर दिया। कोक ने इस बात को पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि यह सच है, लेकिन जब उन्होंने अपनी टेस्टिंग की और उन्होंने पाया कि पेप्सी ने ब्लाइंड टेस्ट में वाकई में थोड़ा अधिक स्कोर किया है, इस बीच कोका कोला धीरे धीरे लगातार बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो रहा था। इसे रोकने की उन्होंने हर कोशिश की, जैसे कि ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन्स और प्राइस प्रमोशंस, लेकिन हर साल कोक की बाजार में हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाती थी और पेप्सी में थोड़ी ग्रोथ हो जाती थी। ऐसा लगने लगा कि शायद अधिक लोग पेप्सी के स्वाद को ही प्रेफरेंस देते थे, और इस तरह कोका कोला ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया। अब वे कोक का फार्मूला बदलने जा रहे थे। बहुत सारे ट्रायल्स और टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने एक नया फार्मूला खोजा जो बेसिक कोक और पेप्सी दोनों से ही बेहतर टेस्ट कर रहा था। उन्होंने ब्लाइंड टेस्ट को बार बार दोहराया और अब डेटा क्लियर था। इसलिए कोका कोला ने अपनी 100वीं वर्षगांठ से जस्ट पहले वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कोका कोला के फॉर्मूले को बदल दिया और उसकी जगह ले ली न्यू कोक ने। पेप्सी कोला का कहना था कि कोक केवल पेप्सी की सफलता की बराबरी करने के लिए यह सब कर रहा है। ये 2 प्रोडक्ट पेप्सी और कोक एक दूसरे से नेक टू नेक फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ अब एक ट्विस्ट आने वाला था, और न्यू कोक के आने के तुरंत बाद ही केओस शुरू हो गया। हर दिन कोक के ऑफिसेज में हजारों फ़ोन कॉल और लेटर्स आने लगे। अब लोग कोक के पुराने वर्जन को वापस लाने की भीख मांगने लगे और लोग एकदम गुस्से में थे। कोक को उम्मीद थी कि हंगामा जल्द ही शांत हो जाएगा, खासकर तब जब लोग वास्तव में न्यू कोक को टेस्ट करेंगे। लेकिन लोगों में आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा था। मीडिया भी आक्रोश भरी खबरों से भरा हुआ था और कोक की फ़ोन लाइंस महीनों तक लगातार शिकायतों से भरी रहीं। जब विशाल स्क्रीनों और स्टेडियमों में नए कोक के विज्ञापन दिखाए जाते तो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। नए कोक से नफरत करना अब लोकप्रिय हो गया था। बेशक बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने नया फार्मूला अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था। जल्दी यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि स्वाद मुद्दा नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नए कोक का स्वाद ब्लाइंड टेस्ट में तकनीकी रूप से बेहतर था। कोक की सफलता पहले स्थान पर स्वाद की वजह से कभी नहीं थी, लेकिन वह थी उसकी अपनी बेहतरीन मार्केटिंग की बदौलत। दुनिया ने कोका कोला को एक पुराने दोस्त के रूप में देखा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा। लगभग 100 वर्षों से कोक मौजूद था, कभी नहीं बदला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, और इसे बदलने का यही मतलब था कि यह लोगों के साथ एक धोखा था। एक गुस्से भरे लेटर में लिखा था कि कोक को बदलना वैसा ही है जैसे घास को हरे से बैगनी बनाना। तो दूसरे ने दावा किया कि तुमने मेरा बचपन छीन लिया है। महीनों बाद भी विरोध कम नहीं हो रहा था, और जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि कोक ने बहुत बड़ी गलती की थी। अब कंपनी को पुराने फॉर्मूले पर ही वापस लौटना पड़ा। किसी कंपनी के फैसले के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस का आना इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण थे। इसके बाद नई कोक प्रॉब्लम कोक की मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित हुई। आप देखिए,
जब कोक ने घुटने टेक दिए और क्लासिक कोक के नाम से ओल्ड फॉर्मूले को वापस लाया तो अचानक लोगों का सारा गुस्सा उत्साह और प्रेज में बदल गया। अचानक कंपनी के सभी ऑफिसेज लोगों से भरे हुए थे जो कंपनी को धन्यवाद दे रहे थे। एक कोक मार्केट के डीलर ने तो यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि हमने कैंसर का इलाज खोज लिया है। पुराने स्वाद को दोबारा पेश करने के तुरंत बाद कोक की बिक्री में तेज ग्रोथ हुई। बिजनेस वीक ने इस पूरी चीज को दशक का मार्केटिंग ब्लेंडर बताया, लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना था कि कंपनी ने प्रचार के लिए यह सब कुछ रचा था और कस्टमर्स को यह याद दिलाने के लिए कि कोक उनके लिए कितना मायने रखता है। यदि पूरा स्टंट वास्तव में प्लान था तो यह कल्पना सबसे महान मार्केटिंग गुरु में से किसी एक की होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। न्यू कोक द्वारा ही किया गया एक ब्लंडर था। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि लोग न्यू कोक को पसंद करेंगे। अब वास्तव में क्लासिक वर्जन को दोबारा पेश करने के बाद भी उन्होंने न्यू कोक को दुकानों में उपलब्ध रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि इस बार लोगों के पास वास्तव में नया स्वाद आजमाने के लिए काफ़ी अधिक समय होगा और लोग नए फार्मूले पर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वे फिर से गलत थे। न्यू कोक की बिक्री में कभी सुधार नहीं हुआ और एट लास्ट इसे सर्कुलेशन से पूरी तरह हटा दिया गया। हालांकि पूरी तरीके से गलत होने के बावजूद अंतिम परिणाम यह हुआ कि न्यू कोक ने अनायास ही लोगों को यह एहसास करा दिया कि वे कितना असली कोक को पसंद करते हैं। इस पूरी चीज़ ने लोगों को कोक के प्रति पहले से कहीं अधिक जुड़ाव और लॉयल्टी महसूस करने में मदद की, और यही कारण है कि न्यू कोक अब तक की सबसे सफल गलतियों में से एक थी। कस्टमर्स ने भारी बहुमत से निर्णय लिया था कि वे ओल्ड क्लासिक कोक को चाहते हैं, और यह कोका कोला की मार्केटिंग की सबसे बड़ी जीत थी। कोका कोला ने लोगों के मन में कोक की जो इमेज बनाई थी वह इतनी स्ट्रांग थी कि टेस्ट, फैक्ट्स, डाटा कोई मायने नहीं रखता। कई मायनों में कोक अभी भी उसी पेटेंटेड मेडिसिन बिजनेस के उन सभी रूल्स पर काम कर रहा था जिसका उसने वर्षों पहले यूज किया था। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मायने रखता है तो बस ये कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है और वह प्रोडक्ट के साथ कैसा कनेक्शन रखता है। हालांकि दुनिया की लगभग 94% आबादी कोक के लोगों को पहले ही पहचान चुकी है और हर दिन कोका कोला की 2 अरब से अधिक सर्विंग्स को पिया जाता है। फिर भी कोक हर साल अपने एड्स पर अरबों डॉलर खर्च करता रहता है ताकि वह अपनी इमेज को लगातार और मजबूत कर सके। लेकिन निश्चित रूप से आप कोक के विनाशकारी प्रभाव के बारे में सुन सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य, सरकारों से उनकी मिलीभगत और उनके अनगिनत विवादों ने कालीन के नीचे झाड़ू लगाने की कोशिश की, लेकिन क्या इससे सचमुच कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि एट लास्ट कोक ने कभी आपको अपने चीनी वाले पानी को बेचने की कोशिश नहीं की है। वे आपको अच्छा समय, दोस्त, परिवार और हैप्पी मेमोरीज बेचते हैं। कोक स्वयं को एक पुराने मित्र के रूप में प्रोजेक्ट करता है, लेकिन दोस्तों इससे भी अधिक डरावने कारनामे हैं नेस्ले के, जिसने बस अपने प्रॉफिट के चक्कर में लाखों बच्चों और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। नेस्ले वाला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।